नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे तिनसिन की संधि जून 1858 ईस्वी में यानी जून 1858 में हुई तिनसिन की संधि यानी ट्रीटी ऑफ तिनसिन। अब आप ये समझ रहे होंगे कि तिनसिन की संधि किस टॉपिक से रिलेटेड है। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो रिलेटेड चीन जापान इतिहास यानी कि सेकंड अफीम वॉर, यदि सेकंड अफीम वॉर का वीडियो लेक्चर आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने उस वीडियो में यानी सेकंड अफीम वार में हमने बताया था कि सेकंड अफीम वार किसके किसके बीच हुआ था, यानी द्वितीय अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, इसके कारण क्या थे, इसके तत्कालिक कारण क्या थे और किस प्रकार से द्वितीय अफीम युद्ध का विस्फोट हुआ और द्वितीय अफीम युद्ध के विस्फोट के फलस्वरूप किन देशों की विजय हुई और उसके फलस्वरूप तिनसिन की संधि हुई। तो फिर यदि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद से इस वीडियो को देखें जिसमें आप देखेंगे तिनसिन की संधि और पीकिंग की संधि। ओके, तो तिनसिन की संधि की शर्तें क्या थीं, ये क्यों लागू की गई, क्या यह संधि सफल हो पाई, तो यदि सफल हो पाई तो पीकिंग की संधि क्यों हुई, अगर नहीं सफल हो पाई तो पीकिंग की संधि की शर्तें क्या थी। ओके, तो इसके लिए इस पूरे लेक्चर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तिनसिन की संधि यानी ट्रीटी ऑफ तिनसिन, यह चीन और जापान के बीच हुए सेकेंड अफीम युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। जब तत्कालिक घटनाएं घटी चीन और ब्रिटेन के बीच में, और इस तरह से चीन और ब्रिटिश के बीच घटी घटनाओं के फलस्वरूप चीन की हार हो गई, इंग्लैंड की विजय हुई। तो क्योंकि उसने देखा, चीन ने देखा कि इंग्लैंड का अधिकार क्षेत्र जो है पीकिंग की साइड पर भी उसने अधिकार करने की शुरुआत कर दी। तो इसके फलस्वरूप उन्होंने इस चीन संधि के लिए तैयार हो गया, तो जिसके फलस्वरूप तिनसिन की संधि की रूपरेखा तैयार की गई। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तिनसिन की संधि की शर्तें। द्वितीय अफीम युद्ध में चीन की पराजय इंग्लैंड के विरुद्ध चीन की दूसरी पराजय थी। क्यों दूसरी पराजय थी? क्योंकि पहली पराजय प्रथम अफीम युद्ध में भी चीन की पराजय हुई थी ब्रिटेन से। 20 वर्ष पहले अकेले इंग्लैंड ने चीन को घुटने टेकने के लिए बाध्य कर दिया था। ओके, बाध्य कर दिया था। इस बार इंग्लैंड और फ्रांस की सामूहिक सेना के सम्मुख चीन असहाय बन गया था। चीन की आर्थिक स्थिति पहले ही अत्यंत अव्यवस्थित थी, यानी कि पहले वाले जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटेन अकेले ही चीन से भिड़ गया था और उसने विजय भी प्राप्त की थी। लेकिन इस द्वितीय अफीम युद्ध में उसका सहयोगी देश था फ्रांस, और दोनों की सम्मिलित सेना ने चीनी सेना को पराजित किया। और इसके साथ क्योंकि चीन की आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी, यहाँ अव्यवस्था और अराजकता फैला हुआ था, मंचू शासकों की दुर्बलता जग जाहिर था। ऐसे परिस्थिति में बहुत ही आसानी से चीनी सेना ने ब्रिटिश सेना ने और ब्रिटिश और फ्रांसीसी की सम्मिलित सेना ने चीन पर अपना अधिकार कर लिया। ताइपिंग विद्रोह ने चीन को पहले ही खोखला कर दिया था और विभिन्न राजवंश चीन पर अधिकार करने के लिए परस्पर लड़ रहे थे। फलतः चीनी सरकार ने संधि की वार्ता प्रारंभ की, किंतु संधि की शर्तें निश्चित होने से पहले ही, यानी कि जब ये परिस्थिति बन गई कि हाँ भाई वो तो पूरी तरह हार चुका है चीन, अब उस ब्रिटिश के साथ संधि करने के अलावा कोई चारा नहीं था इनके पास, और इस तरह से पूरे संधि के ताने बाने बुने गए। लेकिन संधि की शर्तें निश्चित हो उससे पहले ही दोनों पक्ष पुनः युद्ध में उलझ गए। जब चीन को अपनी राजधानी पीकिंग के चारों ओर खतरा मंडराता दिखाई पड़ने लगा, ये फिर से एक विद्रोह हुआ। और जब फिर चीनी सरकार को ये लगा कि चीन के पीकिंग यानी कि उसकी राजधानी थी उसके चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने 1858 में तिनसिन की संधि पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए। तिनसिन की संधि पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिया, और इस तरह से तिनसिन की संधि की शर्तें हम यहाँ पर देखेंगे। हस्ताक्षर के फलस्वरूप तिनसिन की संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। क्या थी? अब संधि की शर्तें जो आपने पढ़ा उसमें ही लगभग पूरे संधि की शर्तें छिपी हुई थी।
देखते हैं सबसे पहले पहला शर्त क्या था। सॉरी, देखते हैं पहला शर्त था पीकिंग की संधि की पहली शर्त। पहली शर्त है पीकिंग में विदेशी राष्ट्रों के दूतों के निवास की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें कोतो जैसी अपमानजनक रस्म का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोतो प्रथा से मुक्ति तो पहले वाली संधि में, यानी कि नानकिंग के प्रथम अफीम युद्ध के बाद नानकिंग की संधि जो हुई थी उसमें भी उन्हें मुक्ति दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये प्रथा अभी भी प्रचलित थी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कोतो प्रथा होता क्या है। उस समय यानी नानकिंग की संधि से पहले चीन की एक पारंपरिक प्रथा थी, यानी कि जब कोई भी विदेशी चीनी सरकार से मिलती थी, चीनी अधिकारियों से मिलती, तो उन्हें चीनी अधिकारियों को, चीनी सरकार को झुककर साष्टांग उनके पैरों को चूमकर उन्हें प्रणाम करना पड़ता था। ये था कोतो प्रथा। और ये प्रथा पसंद नहीं था किसको, विदेशियों को। वो इस प्रथा को हटाना चाहते थे, तो इसका भी कोतो प्रथा को हटा दिया गया था नानकिंग की संधि में। लेकिन जैसे कि हमने कहा ना, पहले वीडियो में हमने बताया था कि कहीं ना कहीं नानकिंग की संधि के क्रियान्वयन में, संधि की शर्तों के क्रियान्वयन में ही द्वितीय अफीम युद्ध का बीज बोया गया था। यानी कोतो प्रथा के निकालने की व्यवस्था तो उस संधि में ही थी, लेकिन उन्हें चीनी सरकार ने इसे पूर्ण तरह से नेगलेक्ट नहीं कर पाए, यानी इस कोतो प्रथा को समाप्त नहीं कर पाए। तो इस संधि में, यानी कि द्वितीय अफीम युद्ध के फलस्वरूप हुए तिनसिन की संधि में भी ये शर्तें रखी गई कि कोतो जैसी अपमानजनक रस्म का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और पीकिंग में विदेशी राष्ट्रों के दूतों के निवास की व्यवस्था की जाएगी। पहली शर्त थी। द्वितीय शर्त, विदेशी व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार चीन में आ जा सकेंगे, क्योंकि पहले था सिर्फ कैंटन प्रदेश पर जो उनका 5 जो बंदरगाह पर उनका अधिकार था, और इसके साथ साथ कैंटन जो प्रदेश था उस पर ही उन्हें सिर्फ अधिकार है, बाकी पर वो उनका अधिकार नहीं है, वो अंदर चीन के अंदर आ जा नहीं सकेंगे। थर्ड, चीन में 11 नवीन बंदरगाह व्यापार के लिए खोल दिए जाएंगे। यांगत्से नदी में विदेशी जहाज़ों की रक्षा व्यापार के लिए घूमने की अनुमति होगी। यानी कि अब इन्होंने रखा कि मुझे सिर्फ 5 बंदरगाहों से हमारे व्यापार या हमारे व्यापारियों को लाभ नहीं होगा, या ये कहे कि काम नहीं चलेगा, हमें पूरे 11 बंदरगाहों पर अधिकार चाहिए। तो इन्होंने इच्छा रखा, ये अपनी शर्तें रखी कि उन्हें 11 नवीन बंदरगाहों को व्यापार के लिए खोल दिया जाए और यांगत्से नदी में विदेशी जहाज़ों की रक्षा और व्यापार के लिए घूमने की उन्हें अनुमति दी जाए। किन्हें? विदेशी व्यापारियों को। ओके। चौथी शर्तें थी, ईसाई धर्म प्रचारक चीन के किसी भी भाग में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। देखिए किस तरह से अपने लाभ की रोटियां सेक रहा है ब्रिटिश। देखते हैं फिर चौथा जो था, ईसाई धर्म प्रचारक आ जा सकेंगे। चीन ने युद्ध की क्षतिपूर्ति अदा करने का वचन दिया। अब साथ ही ये भी कहा गया कि जो भी युद्ध हुआ, जो भी विदेशियों के जो खर्च हुए, ब्रिटिश वाले को जो क्षति हुई, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा चीन। तट कर की नई दरें लागू की गई और आयात निर्यात पर 5% चुंगी लगाने का निर्णय लिया गया। तट कर यानी बंदरगाह को जो तट करते हैं वो नई दरें लागू की गई और आयात और निर्यात कितना प्रतिशत, 5% लगाने की व्यवस्था की गई। अफीम व्यापार वैध घोषित किया गया। अब लीजिए, अफीम व्यापार हुआ अफीम के रोकने के लिए ही, लेकिन चीन ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिशर्सों ने या ब्रिटेन वासियों अंग्रेजों ने अपनी कपटी विचार से अफीम व्यापार को चीन में वैध घोषित करने की, यानी वैलिड घोषित करने की मांग की। ओके, तो ये थी तिनसिन की संधि की शर्तें। तो तिनसिन के अब यहाँ पर आता है कि तिनसिन की संधि जब हुई थी तो फिर पीकिंग की संधि क्यों हुई? तो तिनसिन की संधि क्या कारगर सिद्ध हो सकी? देखिए आगे देखते हैं। संघर्ष का पुनः प्रारंभ, यानी कि तिनसिन की संधि उस समय संघर्ष का पुनः प्रारंभ था। तिनसिन की संधि उस समय कारगर हो सकती थी जब पीकिंग में इसका अनुमोदन हो जाता
किंतु वहाँ कुछ लोगों ने इसे अपमानजनक संधि का घोर विरोध किया। यानी कि पीकिंग में ये संधि की शर्तों पर हस्ताक्षर हो गया और ये भी हुआ कि इसे लागू किया जाए, लेकिन ये बात जब पीकिंग गई तो पीकिंग में इसका अनुमोदन नहीं हुआ। पीकिंग में लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो कुछ लोगों ने इस अपमानजनक संधि को मानने से इनकार कर दिया और सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। विदेशियों को पता चला कि चीनियों ने किलाबंदी कर ली। अब क्या हुआ कि जब सरकार ने ही मना कर दिया और फिर से ब्रिटिश जो है उग्र हो उठे, और जब उन्हें पता चला कि चीनी सरकार ने है जो किलेबंदी कर लिया, यानी कि वो पूरे बंदरगाहों को किलेबंद कर रही है, उन्हें घेर रही है, क्या कहते हैं, पूरे उसको राउंड अप कर रही है और युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। और ये भी उन्हें एक खबर मिली कि वो किलाबंदी करके बाउंड्री वॉल खड़ा करके वो युद्ध की तैयारी में भी जुट रहे हैं। अतः चीन से विदेशियों ने पुनः लड़ाई छेड़ी। अब विदेशियों ने यानी अंग्रेज़ों ने चीन के साथ पुनः युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजी और फ्रांसीसी सैनिकों ने ताकू के किलों पर फिर हमला किया। मार्च 1860 ईस्वी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना पीकिंग की ओर बढ़ने लगी और आक्रमणकारियों ने शहर में घुसकर लूट मार तथा गुंडागर्दी शुरू कर दी। चीन के सम्राट का सुंदर ग्रीष्मकालीन। अब देखिए, ब्रिटेन और फ्रांसीसी सैनिकों के संयुक्त सेना चीन पर आक्रमण किया, तोड़फोड़ की, गुंडागर्दी की, वहाँ घुसकर लूट मार किया। और इसी समय एक कुछ ऐसी घटना घटती है, चलिए देखते हैं क्या है। चीनी सम्राट वो गुंडागर्दी तो करते ही हैं। चीन के सम्राट का सुंदर ग्रीष्मकालीन यानी समर वैकेशन, जो जहाँ वो अपना समर वैकेशन कंप्लीट करते थे, जो आवास गृह था जहाँ वो रहते थे समर वैकेशन में, उसको अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया। क्योंकि आक्रमणकारी चीनियों से इस बात का बदला लेना चाहते थे कि उन्होंने ब्रिटिश और फ्रांसीसी कैदियों को अपार यंत्रणाएं दी थी। लॉर्ड एल्गिन के आदेश पर इस भवन में आग लगा दी गई। अब देखिए, वो किस बात का अपना क्रोध निकाल रहे थे, ब्रिटिशर्स किस बात का क्रोध निकाल रहे थे कि यहाँ के ब्रिटिश व्यापारियों को चीनियों ने बहुत सारी यातनाएं दी थी, उन्हें बहुत परेशान किया था। तो इसलिए उन्होंने सम्राट के ग्रीष्मकालीन आवास गृह को, उनका महल जो था, उनका घर जो था, उनमें आग लगा दिया। साथ ही आग लगा दिया, तोड़फोड़ किया और चीनी जनता को भी हानि पहुंचाया। जब घटनाएं घटी तो पीकिंग की संधि अप्रैल 1860 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, पीकिंग की संधि अप्रैल 1860। इस समय तक मंचू सम्राट भागकर जिहोल चला गया। अब जब उसके ग्रीष्मकालीन आवास गृह में आग लगा दी गई, इतने तोड़फोड़ हुए, इतने तबाही मचाई गई ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों के द्वारा, तो उस समय मंचू सम्राट भागकर जिहोल चला गया। जिहोल एक जगह का नाम है, वो जिहोल चला जाता है। अंततः उसके भाई और अन्य चीनी अधिकारियों ने विवश होकर, जब सम्राट ही भाग गया तो इनके पास संधि करने के सिवा और कोई चारा नहीं था, तो उसके भाई और कुछ चीनी ऑफिसर्स ने विवश होकर तिनसिन की संधि मान लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि तिनसिन की जो संधि का पीकिंग में विरोध किया गया था, उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब वो मान लेंगे, उस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। पीकिंग में जो समझौता हुआ उसमें कई नई शर्तें भी जोड़ दी गई। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाते हुए तिनसिन की संधि में भी कुछ नई शर्तें जोड़ दी, जो अब देखेंगे। अब जो पीकिंग में इस समझौता जो हुआ, तिनसिन की संधि पर फिर से वार्ता हुई और कुछ में नई संधि जोड़ी गई, तो उस संधि को कहा गया पीकिंग की संधि। ओके, तो यह है पीकिंग की संधि। अब हम देखेंगे पीकिंग की संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पीकिंग की संधि की शर्तें: तिनसिन को भी विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया। यह नगर पीकिंग के बहुत नज़दीक था, अतः विदेशी प्रभाव चीन की राजधानी पर भी छा गया। तिनसिन को भी विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया, यानी कि तिनसिन जो एक बंदरगाह था उसको भी विदेशी व्यापार के लिए खोला गया। यह नगर पीकिंग के बहुत नज़दीक था, अतः विदेशी प्रभाव की चीन की राजधानी पर भी छा गया। अच्छा, पीकिंग क्या था, चीन की राजधानी थी, वहाँ पर भी ब्रिटिश अधिकारियों या अंग्रेज़ों का लगभग व्यापार फैल गया। हांगकांग के ठीक सामने कोसुल प्रायद्वीप ब्रिटेन के हवाले कर दिया गया। हांगकांग के सामने कोसुल
जो प्रांत था वो ब्रिटेन के हवाले कर दिया गया। पीकिंग में एक अस्थायी प्रतिनिधि के निवास की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट शर्तें थी 1724 ईस्वी में जब्त की गई ईसाई संपत्ति रोमन कैथोलिक चर्च को लौटाने का वचन दिया गया। फ्रांसीसी पादरियों और धर्म प्रचारकों को कहीं भी ज़मीन खरीदने या किराए पर लेने का अधिकार दिया गया। यानी अब से ये पूरी तरह ऐसा हो गया कि ये चीन को उन्होंने अपना निवास गृह बना लिया। चीनी कुलियों को बाहर विदेशों में ले जाने को वैध घोषित किया। लो भाई, अब ये भी इन्होंने कर लिया कि चीन की कुलियों को, चीनी मजदूरों को वो वैलिड रूप से बाहर विदेशों में ले जा सकते हैं एज ए मजदूर के रूप में, लेबर के रूप में, दास के रूप में, स्लेव के रूप में। ओके, तो ये थी शर्तें किसकी? पीकिंग की संधि की शर्तें थी। ओके, तो तिनसिन की संधि शर्तें लागू हुई द्वितीय अफीम युद्ध के बाद। लेकिन जब पीकिंग के चीनी अधिकारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया तो फिर से एक विद्रोह हुआ और विद्रोह में फिर से चीनियों की हार हुई, जिसके बाद पीकिंग में ये स्वीकार किया गया कि हाँ, तिनसिन की संधि को माना जाएगा और इसमें भी कुछ नए संधियों को, नई शर्तों को जोड़ दिया गया। और पीकिंग में फलतः संधि पीकिंग में हुई थी, इसलिए इसका नया नाम हो गया पीकिंग की संधि। ओके, और पीकिंग की संधि की शर्तें ये आपके सामने हैं। और इस तरह से पीकिंग की संधि ने यूरोपियों के लिए चीन का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया और इस प्रकार शोषित चीन देश में यूरोपीय पैर भली प्रकार शोषित चीनी देश में यूरोपीय देशों का पैर भली प्रकार जम गया। और इस तरह से कह सकते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप ही तो तिनसिन की संधि हुई, पीकिंग की संधि हुई और इस तरह से ब्रिटिश या अंग्रेज़ों ने अपनी साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी नीति का यहाँ भी अवलंबन किया और अपने साम्राज्यवाद को फैलाया। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका का साम्राज्यवाद यहाँ पर भी चीन में भी फैला। तो इस तरह से अब जाके चीनी दरवाज़ा विदेशियों के लिए पूर्ण रूप से खुल गया। ओके, तो ये रहा द्वितीय अफीम युद्ध का परिणाम स्वरूप हुए तिनसिन और पीकिंग की संधि की शर्तें। आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आशा करती हूँ। आप वीडियो को, यदि आप वीडियो देखते हैं, वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से चीन, जापान, अमेरिका के इतिहास से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो लेकर आऊँगी और आपको नोट्स अवेलेबल कराऊँगी। ओके, यदि आप इसका एक अच्छे खासे PDF के रूप में नोट्स लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। ओके, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और इस तरह से आप चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।